एलिमेंट्स की स्टडीज़ में जैसे कि हम पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स कर चुके हैं, तो इसके बाद आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट जैसे पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम 4 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स ही क्यों कहते हैं? बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस सब शेल, और पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द पी सब शेल, इसीलिए ही इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो कह देते हैं। और पी ब्लॉक जो है पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो ये एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में होता है। इसमें 6 ग्रुप्स होते हैं या 6 वर्टिकल कॉलम्स हैं, लाइक दिस। तो सबसे पहले ये शुरू होते हैं ग्रुप 13 से, फिर 14, 15, 16, 17 एंड 18। वो पहले कहा जाता था 3A 3B टाइप, जो डिफरेंट ग्रुप्स के नाम होते थे, पर अब वो नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिस्टम जो कि पिछले कई सालों से चल रहा है, उसके मुताबिक सिंपल नंबर्स के तौर पे हम डिफरेंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक होते हैं। तो सबसे पहले इनको हम जो भी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हमने एस ब्लॉक में स्टडी किया कि ये वेरिएशन ज़्यादा हम स्टडी करते हैं ग्रुप वाइज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, तो इसलिए इनको हम स्टडी भी अलोंग ए ग्रुप ही करेंगे, डाउन द ग्रुप भी। तो वैसे ही इनकी हम प्रॉपर्टीज़ याद रखेंगे। तो जो भी पहला एलिमेंट होता है उस ग्रुप में, उसी के नाम पर ही इस हम ग्रुप को या फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ग्रुप 13 एलिमेंट्स को बोरॉन फैमिली कहा जाता है। इस ग्रुप के मेंबर्स हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं। इसके नीचे भी नो डाउट एक और पीरियड आता है, पर वो सिंथेटिक एलिमेंट्स का होता है, जिनका नेमिंग भी IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही की जाती है। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में स्टडी करने हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि 13th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। 13th ग्रुप में है हमारे पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये वाले एलिमेंट्स हैं, लाइक दिस। फिर इसके बाद हम ग्रुप 14, 15, 16, 17 और 18 स्टडी करेंगे। तो बारी बारी हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले जो जब भी हमने कुछ इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करनी हो, तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हों चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों, ये डिपेंड करती हैं ऑन दी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अगर हम पूरे पी ब्लॉक की देखें तो वो होती है NS2 NP126। और ग्रुप 13 एलिमेंट्स के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगी NS2 NP1। जैसे कि सबसे पहला एलिमेंट है बोरॉन, तो उसके लिए है 2s2 2p1। फिर बोरॉन के बाद आएगा एल्यूमिनियम 3s2 3p1, गैलियम के लिए 4s2 4p1। तो इस तरीके से जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है उसको हम NS2 NP1 लिखकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको भी लिख लेनी चाहिए, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है ग्रुप 13 एलिमेंट्स की NS2 NP1। इसी के ऊपर ही सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं। अब कोई भी जैसे ग्रुप होगा तो उसके कुछ एलिमेंट्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो हम वो भी स्टडी करेंगे। तो इस ग्रुप में बोरॉन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं ये काफ़ी वी कैन से कि टिपिकल मेटालिक होते हैं। बोरॉन एक नॉन मेटल है, बाकी सभी मेटालिक होते हैं। और बोरॉन को यूज़ किया जाता है इन मेकिंग हार्ड स्टील एंड बोरोसिल ग्लास।
तो बोरॉन का यूज यहाँ पर होता है। और फिर B10 आइसोटोप है बोरॉन का, मास नंबर 10 वाला आइसोटोप, उसको यूज किया जाता है इन द कंट्रोल रॉड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो आपने न्यूक्लियर रिएक्टर की वर्किंग भी सीखी होगी 10th क्लास में, तो तब भी आपको वहां पर बताया जाता है कंट्रोल रॉड्स हम यूज करते हैं न्यूट्रॉन्स के नंबर को डिक्रीज करने के लिए या उनको थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए। तो वो कंट्रोल रॉड्स में बोरॉन का B10 आइसोटोप काफी ज्यादा यूज होता है। तो इस ग्रुप के मेंबर्स में जो एल्यूमिनियम है ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। बाकी सभी का जो वी कैन से कि परसेंटेज है वो काफ़ी कम होती है, जो अवेलेबिलिटी है उसकी। तो अकरेंस आप नोट कर सकते हो कि किस फॉर्म में इस ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो अकर करेंगे। अकरेंस में आप लिख सकते हो बोरॉन डज नॉट अकर इन फ्री स्टेट, बोरॉन डज नॉट अकर इन फ्री स्टेट एंड इज फेयरली रेयर। ये काफी एक रेयर एलिमेंट है, बहुत कम अवेलेबल होता है। इट इज फाउंड इन नेचर in the form of बोरेक्स और टिंकल। बोरेक्स को कॉमनली हम टिंकल कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 और ये ड्राई नहीं होता है, हाइड्रेटेड होता है कंपाउंड, साथ में 10 वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी होते हैं। इस कंपाउंड को हम कहते हैं बोरेक्स। तो बोरॉन जो है ये मेनली बोरेक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या फिर कोलमेनाइट होता है, करनाइट होता है, काफ़ी इसके और भी जो है डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, या जैसे हम ओर्स कहते थे तो वैसी इसकी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। फिर बोरॉन के बाद सेकंड एलिमेंट है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम इस ग्रुप का सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट है, और वैसे भी अर्थ क्रस्ट में ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो आप लिख सकते हो एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ब्रैकेट में 8.3% लिख लो। अर्थ की क्रस्ट में 8.3% जो है डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उसका 8.3% एल्यूमिनियम होता है। इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट और ब्रैकेट में 8.3%, फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट, फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकन। ऑक्सीजन होती है अबाउट 45.5% और सिलिकन होती है 27.7%। तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ्स क्रस्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स एटसेट्रा, और बाकी कार्बोनेट, सल्फेट वगैरह भी कुछ होते हैं, पर वो थोड़े रिलेटिवली कम होते हैं, ज़्यादातर ऑक्साइड्स ही होते हैं। और सिलिकन के बारे में तो हम जानते ही हैं कि सिलिकेट्स की फॉर्म में ये, जैसे मिट्टी है या सैंड है या स्टोन्स भी होते हैं, तो सभी जगह पर जो सिलिकन है वो मिल जाती है। एल्यूमिनियम की जो मेन ओर होती है, इंपॉर्टेंट मिनरल है जो एल्यूमिनियम का, जो एल्यूमिनियम का इंपॉर्टेंट मेन मिनरल है दैट इज बॉक्साइट। बॉक्साइट ओर है एल्यूमिनियम की, जिससे एल्यूमिनियम को मोस्ट प्रॉफिटेबली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। Al2O3, इसमें 2 वाटर ऑफ हाइड्रेशन इसके साथ अटैच होते हैं। तो ये है बॉक्साइट। फिर इसके अलावा क्रायोलाइट होता है एक, क्रायोलाइट भी काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये इसको क्रायोलाइट कहा जाता है। तो कुछ ऐसे ओर्स या मिनरल्स हैं जिनके फार्मूलाज भी आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा माइका होता है, कोरंडम होता है, जिन सभी कंपाउंड्स में, मिनरल्स में हमें एल्यूमिनियम जो है वो ऑब्टेन होता है। फिर गैलियम हो, इंडियम हो या थैलियम हो, ये अकर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स, और ट्रेस अमाउंट में होते हैं इन द सल्फाइड ओर्स ऑफ जिंक एंड लेड। कि जो भी जिंक और लेड की सल्फाइड ओर्स हैं उनमें
जाके जो गैलियम, इंडियम और थैलियम के सल्फाइड्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्म में ये नेचर में अकर करते हैं। फिर बाकी इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके क्या ट्रेंड्स फॉलो करती हैं, वो यहां पर ये बात तो मैं बता चुका हूं कि जो भी हमने प्रॉपर्टीज इनकी स्टडी करनी है वो ग्रुप वाइज स्टडी करनी है। तो यहां पर इनकी जो बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डाउन द ग्रुप कैसे वेरी करेंगी, इंक्रीज होंगी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ डिक्रीज होंगी, तो किस तरीके से वेरी करती हैं। आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, एटॉमिक रेडियाई। पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंडर हम ये स्टडी करते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है ये लेफ्ट टू राइट मूव करने से डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम मूव करने से इंक्रीज होता है। तो इसलिए जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक रेडियाई जो हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से थोड़े से स्मॉलर होंगे, क्योंकि इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो आप लिख सकते हो the atomic radii of group 13 elements are relatively smaller than the corresponding alkaline earth metals because of higher effective nuclear charge। और ये भी हमने स्टडी किया हुआ है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। तो जो इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम हैं, तो इस ग्रुप के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं नोन, तो उनमें जो एटॉमिक रेडियाई हैं ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज होने चाहिए। पर गैलियम का एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम से थोड़ा छोटा होता है, और उसी तरीके से जो थैलियम है, थैलियम का एटॉमिक रेडियस जो है वो भी, मतलब जैसे मैं अगर आपको एटॉमिक रेडियाई लिखकर ही ये बात बताऊं, बोरॉन का एटॉमिक रेडियस अगर हम पिकोमीटर में रिप्रेजेंट करें तो ये होता है 85 पिकोमीटर, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस नो डाउट इससे ज्यादा होना चाहिए, ये हो जाता है 143 पिकोमीटर। और फिर गैलियम का एटॉमिक रेडियस ज्यादा होने की बजाय थोड़ा सा कम हो जाता है 135 पिकोमीटर। इंडियम का एटॉमिक रेडियस हो जाता है 167 पिकोमीटर, और थैलियम का एटॉमिक रेडियस भी काफी ज्यादा होने की बजाय 170 पिकोमीटर ही होता है। ये मैंने इनके एटॉमिक रेडियाई जो पिकोमीटर्स में लिखे हैं, तो ये लिखने का मकसद क्या है, आप देखो, अगर बोरॉन से एल्यूमिनियम तक मूव किए तो जो एटॉमिक रेडियस है ये काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ, अबाउट वी कैन से कि 40-50 पिकोमीटर में की इंक्रीज है, यहां पर 58 पिकोमीटर की इंक्रीज है। और फिर एल्यूमिनियम से गैलियम तक यहां पर डिक्रीज हो गई, 8 पिकोमीटर जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हुआ। गैलियम से इंडियम तक फिर से 32 पिकोमीटर की इंक्रीज हुई, पर इंडियम से थैलियम तक सिर्फ 3 पिकोमीटर की इंक्रीज हुई। तो मतलब थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी जो है वो कहां कहां आई, या तो हम जब मूव करते हैं एल्यूमिनियम से गैलियम में, या जब हम मूव करते हैं इंडियम से थैलियम पे। तो इन दो जगह पर एबनॉर्मेलिटी आई है। तो ये क्यों आती है, अगर आप इनके एटॉमिक नंबर्स देखो, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का 31, फिर इंडियम का तो 49 ही आता है जो रेगुलर 18 की इंक्रीज होगी, पर जो थैलियम है इसका आता है फिर 81। तो इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक का है तो बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1, इसकी 3s2 3p1, इसकी 4s2 4p1, और 4s से पहले साथ में
10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो गैलियम से पहले आती है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, और जिंक के बाद आता है गैलियम। तो उन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डी सबशेल में ऐड किए, तो डी ऑर्बिटल्स का साइज होता है काफ़ी बड़ा, तो वो न्यूक्लियस को उतना ज़्यादा इफेक्टिवली स्क्रीन नहीं कर पाते। तो इस कारण जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करते हैं। तो हम इसको इस नज़रिए से देखते हैं कि उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज दैट द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली एक्सपीरियंस, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो गैलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने के कारण ही इसका एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा कम हो गया। फिर सिमिलर केस बनता है थैलियम में। तो थैलियम के केस में पहले 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, पर हाँ थैलियम क्योंकि काफ़ी नीचे है एलिमेंट, तो इसलिए जो डिफरेंट एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका इफेक्ट उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं हो पाता जितना ज़्यादा गैलियम के केस में डी ब्लॉक का, डी ऑर्बिटल्स का हुआ था। इस कारण थैलियम में एटॉमिक रेडियस में जो इंक्रीज है काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। जैसे गैलियम से इंडियम तक 32 पिकोमीटर की इंक्रीज थी, पर यहाँ पर सिर्फ 3 पिकोमीटर की इंक्रीज है, मतलब 10 टाइम्स इंक्रीज कम हो गई। तो ये चक्कर यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई में हम देख सकते हैं। तो आप लिख सकते हो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप the atomic radii increase, but the increase is quite irregular. But the increase is quite irregular. That is, atomic radius of gallium is somewhat shorter than that of aluminium. And also, atomic radius of thallium increases only slightly. Atomic radius of thallium increases only slightly. अब ये ऐसे क्यों हुआ, तो इसका रीजन भी आप लिख सकते हो। दिस abnormality in atomic radii is because of the very poor shielding or screening effect of D and F subshells और ऑर्बिटल्स। इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो काफ़ी पुअर होता है। तो इस कारण ही जो गैलियम है या थैलियम है, दे एक्सपीरियंस ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और उसके कारण फिर एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, वो या तो कम हो जाती है या फिर डिक्रीज ही हो जाता है एटॉमिक रेडियस। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी आप लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में स्टडी करते हो कि इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द outermost or most loosely held electron from an isolated gaseous atom. आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आज से 3-4 साल पहले तक तो आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता था, पर 3-4 साल पहले इस एनर्जी वर्ड को एंथैल्पी
से चेंज कर दिया गया था, तो इसलिए आज की डेट में हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी ही कहते हैं। तो ये होती है कि मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए किसी एटम में से उसका जो आउटर मोस्ट या मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव किया जा सके। तो इस रिमूवल के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए हो उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। और इसकी भी पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन आपने स्टडी की है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, उसमें आप लोग स्टडी करते हो कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये इनकी जो है वो ग्रुप 2 एलिमेंट से ज्यादा होनी चाहिए, पर ग्रुप 2 एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन थी NS2 और इस बोरॉन फैमिली की या ग्रुप 13 एलिमेंट्स की है NS2NP1। तो आप देख सकते हो NS2 सबशेल, NS2 कन्फिगुरेशन के टाइम पे NS सबशेल जो है वो फुली फिल्ड है, और फुली फिल्ड सबशेल हो तो स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है। और यहां पर NS2NP1 है कन्फिगुरेशन, तो इसमें से अगर NP1 वाला एक इलेक्ट्रॉन अगर हम रिमूव कर दें तो स्टेबल कन्फिगुरेशन NS2 जो है वो अटेन हो जाएगी। तो इसलिए इसकी रिलेटिवली ज्यादा टेंडेंसी होगी कि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर ले और अपनी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो थोड़ी इसकी कम होगी। तो आप लिख सकते हो द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, the first ionization enthalpy of group 13 elements is lower than the corresponding group 2 elements because the s orbitals are more penetrating than the p orbitals। तो s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होगा, p में से रिलेटिवली इजीली हो जाएगा। On moving down the group, from boron to aluminium, the ionization enthalpy decreases but for gallium there is slight increase in the ionization enthalpy। जैसे कि आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये बोरॉन से काफी कम है, पर गैलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 किलो जूल पर मोल ज्यादा हो गई। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है इसको हम किलो जूल पर मोल में देख रहे हैं। बोरॉन की 800 किलो जूल पर मोल है, तो एल्यूमिनियम की 577, गैलियम की 578 हो गई, यानी कि डिक्रीज होने की बजाय चाहे 1 किलो जूल पर मोल ही सही पर इंक्रीज तो हुई। तो गैलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी इंक्रीज हुई। फिर इसके बाद आएगा हमारे पास थैलियम। तो थैलियम इंडियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है 558, पर थैलियम की हो जाती है 590। तो फिर से एक्सेप्शनल केस आया कि गैलियम से इंडियम तक तो डिक्रीज हुई, पर इंडियम से थैलियम पर फिर से इंक्रीज आ गई। तो यहां पर भी इंक्रीज जो है वो वैसे ही आएगी जैसे कि एटॉमिक रेडियस में आएगी, ड्यू टू पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर आप देख सकते हो गैलियम से पहले 10 डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं हम डी सब शेल में, और डी ऑर्बिटल्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होने के कारण गैलियम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा स्ट्रांगली हेल्ड होगा, इसलिए उसको उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए
हमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस कारण ही गैलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से कम होने की बजाय थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। और बिल्कुल सेम केस है थैलियम का। थैलियम में सॉरी थैलियम के केस में पहले थैलियम से पहले 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बहुत पुअर होता है। इस कारण थैलियम का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन भी बड़ा स्ट्रांगली हेल्ड होगा और उसको रिमूव करने के लिए भी हमें फेयरली हाई एनर्जी जो है वो चाहिए होगी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जो वेरिएशन आती है डाउन द ग्रुप वो मैंने आपको बता दी कि टॉप टू बॉटम वैसे तो डिक्रीज है, पर गैलियम और थैलियम के केसेस में थोड़ी सी एक्सेप्शनल वेरिएशन जो है वो आ जाती है। और क्यों आती है ये भी आपको बता दिया कि बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल्स। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और मेटेलिक कैरेक्टर ये एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। मेटल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के तौर पे जाना जाता है। तो जब भी कभी हमें मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो कंपेयर करना हो तो वी रादर कंपेयर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज। टॉप टू बॉटम मूव करने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हुई, पर इसके साथ ही पॉजिटिव आयन फॉर्म करने की टेंडेंसी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी या इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके कारण मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज ही होगा। पर हाँ, बीच में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम वाली बात है वो तो आ ही जाती है और इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ग्रुप 2 एलिमेंट्स से थोड़ी जो है वो वेरिएशन जो भी स्टडी की है तो मेटेलिक कैरेक्टर इनका थोड़ा सा कम होगा। तो आप मेटेलिक कैरेक्टर में लिख सकते हो ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर लेस मेटेलिक देन ग्रुप 2 एलिमेंट्स because of higher effective nuclear charge, because of higher effective nuclear charge। Still, except for boron, all other elements of the group are metallic and conduct electricity। तो बोरॉन से एल्यूमिनियम तक तो मेटेलिक कैरेक्टर काफ़ी इंक्रीज होता है, पर उसके बाद फिर से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ द पुअर स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस कारण मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इस ग्रुप में जो मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट है वो एल्यूमिनियम ही गिना जाएगा। तो आप लिख सकते हो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप the metallic or electropositive character, the metallic or electropositive character increases from boron to aluminium क्यों? ब्रैकेट में लिख लो बिकॉज ऑफ लार्जर साइज एंड लोअर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो Z इफेक्टिव, लोअर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज of aluminium than boron। And after aluminium, the metallic character decreases because of less effective
because of less effective screening by the intervening n-1d and n-2f इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि गैलियम से पहले मैंने बताया, गैलियम से पहले से स्टार्ट होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और लास्ट थैलियम से पहले स्टार्ट हो जाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनका स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। तो इसका मतलब मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट इन दी ग्रुप कौन हुआ? वो एल्यूमिनियम गिना जाएगा। फिर इसके बाद इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वेरिएशन उतनी सिग्निफिकेंट नहीं होगी क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स ये बनाएंगे ही थोड़े कम। पर हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ग्रुप 1 और 2 मेटल से ज़्यादा होगी और टॉप टू बॉटम नो डाउट डिक्रीज ही करेगी। तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसमें एक लाइन लिख लो, मोर देन द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 एंड डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। डिक्रीज होती है चाहे उतनी रेगुलरली ना भी हो। जैसे कि बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम पॉलिंग स्केल पे मेजर करें तो ये 2 आती है, एल्यूमिनियम की 1.5 कम हुई और गैलियम की 1.6। तो ये भी हम स्टडी कर चुके हैं कि इसका एबनॉर्मल थोड़ा सा बिहेवियर आता है बिकॉज ऑफ द स्मॉलर एटॉमिक रेडियस और हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर गैलियम से इंडियम की 1.7 हो जाती है, थैलियम की 1.8, मतलब स्लाइट इंक्रीज भी चलती है इसके बाद, क्योंकि डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स की वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो होता है। और डेंसिटी इनकी वो भी ग्रुप 13 एलिमेंट्स की जो है ये ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स से थोड़ी सी ज़्यादा होगी और डाउन दी ग्रुप जो है इंक्रीज होगी, क्योंकि इनमें जो इंक्रीज इन एटॉमिक मास है दैट मोर देन कंपेंसेट्स द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस या साइज। और जो लिक्विड गैलियम है यही एक ऐसा एलिमेंट है या हमारे पास सब्सटेंस है विच एक्सपेंड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन। मतलब जो सॉलिड गैलियम है उसकी डेंसिटी कम होगी और जो लिक्विड गैलियम है उसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो आप लिख सकते हो ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर है। लिक्विड गैलियम एक्सपेंड्स ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। जैसे कि कंपाउंड्स में हम देखते हैं कि जो आइस है, आइस इज लाइटर देन वाटर, ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि सॉलिड वाटर की डेंसिटी थोड़ी कम होती है, तो बिल्कुल वैसे ही जो सॉलिड गैलियम है उसकी डेंसिटी भी थोड़ी कम होती है। तो लिक्विड गैलियम एक्सपेंड्स ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, दैट इज डेंसिटी ऑफ गैलियम is less in solid than in liquid phase. But otherwise density increases on moving down the group. But otherwise density increases on moving down the group. और फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इनके हायर होंगे एज कंपेयर टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2। तो मेल्टिंग पॉइंट में जो ये एबनॉर्मेलिटी थोड़ी सी आती है, इसका कारण भी आपको बता चुका हूँ कि बोरॉन का एबनॉर्मली हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि 2453 होता है इस केल्विन, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारे पास बोरॉन का, क्योंकि इसकी एक बहुत लार्ज कोवेलेंट स्ट्रक्चर होती है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होती है बोरॉन की, इस कारण उसका इतना ज़्यादा हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट। और गैलियम का एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है 933। कहाँ